हेलो दोस्तों, मैं द्रविड़ कुमार मिश्रा और ये आपका चैनल स्टडी विद डब्बू। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है। देखिए दोस्तों, हम इस चैप्टर में इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात की कहानी को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से इंडिया को 15 अगस्त 1947 में ये इंडिपेंडेंट हुआ और उस न्यू जो नया एक नेशन बना था, उस नेशन के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो आज हम देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन, उसमें क्या था? सबसे पहला चैलेंज था आइडिया ऑफ अ सेकुलर इंडिया। ठीक है, उस समय क्या था, हमारा आपको पता है हमारा जो देश भारत है वो बहुत ही विविध कंट्री है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी वो धर्म को लेकर थी, क्योंकि जो इंडिया है वो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलस जनसंख्या रहती थी, लोग रहते थे। ठीक है, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान, उस समय वेस्ट पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है, जो 1971 में बांग्लादेश बन गया, उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो दो मोस्ट पॉपुलस एरियाज थे मुस्लिम पॉपुलेशन के, वो तो अलग हो गए। लेकिन क्या पूरे भारत में और कोई मुस्लिम नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते थे। उस समय टोटल पॉपुलेशन का, आफ्टर पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूं, उस समय 12% मुस्लिम्स इंडिया में रिसाइड किए थे। मतलब उस समय 12% मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन का पार्टीशन के बाद भी यहां इंडिया में रही थी, रुकी थी। ठीक है, तो किस तरह से हम एक सेकुलर कंट्री बनेंगे? क्योंकि 1947 में, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि लगभग 80 लाख लोग जो लोग थे वो बेघर हो गए थे। मतलब उन्हें या तो रिफ्यूजी कैंप पे रहना पड़ा था, या पाकिस्तान से भारत आना पड़ा था, या भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा था। इसके अलावा 5 से 10 लाख लोग, क्योंकि एग्जैक्ट किसी के पास डेटा नहीं है, लेकिन 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी इस पीरियड में। वो मरे थे, या तो पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें काटा था, हिंदू थे, या तो हिंदुओं ने पाकिस्तान के मुस्लिमों को काटा था। क्योंकि उस समय जब ये पार्टीशन हुआ तो लोगों को पता नहीं था कि हमें किस एरिया में रहना है, कहां हमें जाना है, कौन से लैंड पे रहना है। ठीक है, अब जो लोग सदियों से भारत में रह आ रहे हैं और अचानक से ये अनाउंसमेंट होता है कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन वाले लोग हैं, जो जनसंख्या वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान में चले जाए। अच्छा हाँ, कोई एक बॉर्डर मार्क नहीं था कि यहां से, अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जो बंगाल वाला इलाका था और जो पंजाब वाला इलाका था, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आज भी हैं, पहले भी हुआ करते थे। ठीक है ना। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। बहुत सारे स्कॉलर थे, खासकर यूरोपियन स्कॉलर्स, अमेरिकन स्कॉलर्स, तो वो यही बोले थे कि जो इंडिया है इतनी बड़ी कंट्री है। देखिए, सब दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो अमेरिका है, आपको पता है, और जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो इंडिया है। तो इससे पहले चाइना से भी ज्यादा, चाइना भी इंडिया से ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, लेकिन वहां पे आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक नहीं रह पाएगा। आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वहां पे ये डेमोक्रेटिक नेशन नहीं रह जाएगा, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना था। दूसरा, हमारे पास जो, चूंकि हमारी जो उस समय की लिटरेसी रेट थी वो भी मात्र 16% थी। ठीक है ना, सिर्फ 16% लोग, वो भी सिर्फ लिटरेसी का क्या एक क्राइटेरिया क्या सेट किया गया था कि कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना नाम लिख, पढ़ या बोल सकते हैं, तो आप लिटरल हैं, आप पढ़े लिखे माने जाएंगे, साक्षर माने जाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। आप इंडिया की बाउंड्रीज को अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहां बीच में ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया गया, इधर वेस्ट पाकिस्तान। इसके अलावा अंदर भी कई सारे राज्य, अभी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे राज्य थे, जैसे कि आपका भोपाल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसके अलावा हैदराबाद हो गया, तो त्रावणकोर, ये सारे लोग इंडिया के साथ नहीं आना चाहते थे, बिकॉज दे वर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो उसकी इंटरनल बाउंड्रीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। चौथा था टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखिए, जब हम आजाद होते हैं तो बहुत सारे लोगों की एक आकांक्षाएं जग जाती है। ठीक है, क्योंकि पहली बार हम इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना लड़ने के बाद, ठीक है, इतनी यातनाएं सहने के बाद हम आजाद होते हैं, तो सब लोगों की अपनी अपनी एक आकांक्षाएं होती है। जैसे किसानों की आकांक्षाएं थी कि उनके पास अब अपनी जमीन हो जाएगी, दे वर नो मोर अंडर द टीनेंट्स रूल। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि लैंडलॉर्डशिप खत्म हो जाएगा, कामगार लोगों को काम मिलेगा,
जो अच्छे रैंक के सिपाही थे उनको अच्छी रैंकिंग मिलेगी, उनको उस हिसाब का वेतन वगैरह मिलेगा। जो व्यापारी थे वो अब मुक्त व्यापार कर सकते थे, उनका व्यापार किसी स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक लोगों के साथ तक सीमित नहीं रह जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें करना था। साथ ही साथ जो इंडिया था वो बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो चुका था, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज को अंग्रेजों ने ड्रेन कर लिया था। बहुत सारे हम लोग बिल्कुल, जब आजादी के बाद हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। तो इंडिया को दोनों चीजें देखनी थी। वो पूंजीवाद वाला मॉडल भी नहीं अपना सकती थी, यानी कि कैपिटलिस्ट मॉडल भी नहीं अपना सकती थी, क्योंकि उसी से उसको बहुत ज्यादा यातनाएं मिली थी। और फिर अगर वो पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लेती तो फिर गरीबों का उद्धार कैसे कर पाती, सोशलिज्म नहीं कर पाती। और उस समय एकदम सोशलिस्ट मॉडल रसिया वाला भी नहीं अपना सकती थी, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन ही नहीं था। तो इसीलिए ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाइज है, इसीलिए हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया, कि ताकि हम लोग जो सोशली अंडर डेवलप्ड हैं उनका भी हम उद्धार कर सके, और जो थोड़ा बहुत जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। अब हम आते हैं थोड़ा सा पार्टीशन के बारे में। ऐसा नहीं था दोस्तों कि सब लोग पार्टीशन के पक्ष में थे। इवन मुस्लिम्स, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जैसे जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय जो एकमात्र ऐसे कह सकते हैं कि बड़ी मेजोरिटी पार्टी थी, उसके बहुत सारे नेता इसके पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कोई भी इसके पक्ष में नहीं था। लेकिन इसका कारण क्या था पार्टीशन का? एक उस समय स्टूडेंट आप कह सकते थे, एक विद्यालय में कहते हैं कि एक स्टूडेंट था सैयद अहमद खान, इन्होंने सबसे पहले ये टू नेशंस थ्योरी दी, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इन दो लोगों ने लगातार, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता है कि वो ब्रिटेन से पढ़कर आए हुए थे, तो उन्होंने कई सारे जो लिबरल टाइप के जो लोग थे उनको पढ़कर आए थे, तो उनको लगता था कि हमारा विकास तभी हो सकता है जब हम एक अलग कंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन में हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, ठीक है। यहाँ इंडिया में रहने वाले लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में रहने वाले लोग इंडिया आए, और अपोज बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड खान अब्दुल गफ्फार खान। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, एक जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने वो दिया था। वो 15 अगस्त को उन्होंने दिया था। अब आते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर था, जो भी डिवाइड करना था इंडिया को, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बनाना था, और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बनाना था, प्लस इंडिया, इनके जो बॉर्डर्स थे वो कौन कौन डिवाइड किया था? तो एक ब्रिटिश लॉयर थे जो जीवन में कभी इंडिया नहीं आया था। ये आपको याद रखना है कि वो इंडिया के बारे में बिल्कुल अनअवेयर था, और वो बहुत ही जल्दबाजी में, उसका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ। सर साइरिल रेडक्लिफ ने इस बॉर्डर को, मतलब इस लैंड को वो डिवाइड किया था। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन डिवाइड करती है? रेडक्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कौन डिवाइड करता है? मैकमोहन लाइन। वो मैकमोहन नाम के आदमी थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये लाइन खींची थी, पूरा डिवाइड किया था इंडिया को चाइना से, और इंडिया को पाकिस्तान से डिवाइड किया था सर साइरिल रेडक्लिफ ने। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उस समय के वाइसराय, सॉरी उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। अब ये पार्टीशन से प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई, ये आकर देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी नो प्रॉपर प्लानिंग। कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई दोस्तों। बस ये था, जून में ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान से अलग कर देना है, और इंडिया को क्या करना है? इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट राज्य घोषित करना है। तो ये 15 अगस्त के अंदर अंदर काम करना था। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई कि किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कैसे लैंड को डिवाइड किया जाएगा, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। एवरीवन वाज नॉट इन फेवर। अब देखिए, हमने तो बोल दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसको पाकिस्तान जाना है, और जो हिंदू कम्युनिटी है उसको इंडिया में रहना है। बट सोचिए, जो सदियों से उस लैंड पे, उस भूमि पे रहते आ रहे हैं, क्या वो अपना घर छोड़ेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको, जो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं थे। कम्युनल राइट्स इन पंजाब एंड बंगाल सबसे ज्यादा, इवन आपने एक मूवी भी देखी होगी, वो गदर, मिस्टर सनी देओल सर की, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से हिंसा हुई थी, किस तरह से मारकाट हुई थी। इवन दोस्तों, उससे भी गंदे तरीके की हिंसा देखने को मिली थी। महिलाओं के साथ ब्रूटल रेप होते थे, बच्चियों को, आदमियों को काट डाला जाता था।
इसके अलावा बहुत सारे घर के परिवार के लोग ही, आप इमेजिन करिए कि आप अपने परिवार के लोगों को कभी अपने हाथों से काटेंगे नहीं, कभी अपने हाथों से मारेंगे नहीं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उनको मारे, क्योंकि अगर नहीं मारते तो अगर जो ये दंगे वगैरह भड़का रहे थे उनके साथ मिल, अगर उनको वो पकड़ लेते उनको तो उनके साथ बहुत ब्रूटल तरीके का बिहेवियर होता, इसीलिए वो अपने हाथों से अपने परिवार को मार देते थे और खुद मर जाते थे। प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, इसके अलावा देखिए अब जो पाकिस्तान मुस्लिम बहुल हो गया तो वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में आ गए, और जो इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में हो गए तो मुस्लिम, सिख, ये सब माइनॉरिटीज में आ गए। तो इनके साथ किस तरह का बिहेवियर होगा, किस तरह से इनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, आने वाली गवर्नमेंट उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, क्या क्या परिणाम निकले, ये पार्टीशन के क्या क्या परिणाम निकले। तो पहला था किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा हिंसाएं हुई, बहुत सारे लोगों को मारा गया। लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन, और ये तीन जो शहर थे, हालांकि हुआ तो पूरे इंडिया और पाकिस्तान में था, लेकिन ये जो तीन शहर थे ये मुख्य मतलब मुख्य इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो इक्वल थी, ये कह सकते हैं आपकी बराबर थी। और ये जो तीनों आप शहर देखेंगे ये आपको ऐसा दिखेगा कि तीनों में दोनों जनसंख्याओं का बहुत ज्यादा मिश्रण था। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उनके दिमाग में, लोगों के बिहेवियर में लगातार चेंज आने लगे। अभी तक जो भाई भाई की तरह रहते थे आज एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से थे। तो सबसे ज्यादा जो मारकाट हुई और जो कम्युनल हिंसाएं हुई, राइट्स हुई, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए। देखिए ये फिगर थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, उस समय के टाइम पे 1947 के टाइम पे 80 लाख लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, ठीक है, दूसरे देश में जाना पड़ा, और 5 से 10 लाख लोगों को मारा गया। यहाँ दोस्तों एक बस पलट जाए, 10-20 लोग मर जाते हैं तो हम लोग को कितनी दुख, कितनी तकलीफ, कितना मीडिया कवरेज मिलती है, और सोचिए 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया, उस समय की क्या माहौल रहे हुए होंगे, ठीक है, इन पार्टीशन रिलेटेड। फिर हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पे, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। एक्चुअली अंग्रेजों ने क्या किया, हमें डिलेमा में छोड़ के चले गए। 565 छोटी बड़ी रियासतें थी जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। वो ये प्रिंसली स्टेट्स होता क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो होता क्या था कि उस समय देसी रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजा उस पर राज्य किया करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि आप हमको इतना टैक्स दीजिए, मतलब वो एक निर्धारित कर देती थी उनके लैंड एरिया और उनके प्रोडक्शन के हिसाब से कि आप हमको इतना टैक्स दीजिए और आप ही यहाँ के राजा बनकर रहिए, ठीक है। तो उस समय ऐसी छोटी बड़ी 565 देसी रियासतें थी जिनको या तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बोल दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप चाहे तो इंडिया के साथ रह सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान के रह सकते हैं, और आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की। तो उन स्टेट्स को एक साथ लाना, और ये देख लीजिए थोड़ा सा फिगर, 1/3 एरिया एंड 1 आउट ऑफ एवरी इंडियंस लाइव अंडर प्रिंसली रूल, ठीक है। तो मतलब 1/3 भाग जो था वो प्रिंसली रूल के अंदर में था, और 4 में से हर एक व्यक्ति जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में रहता था, ठीक है। 565 प्रिंसली स्टेट्स, दे वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को इन प्रिंसली स्टेट को कैसे इंटीग्रेट किया गया उसके बारे में बताऊंगा। हाँ दोस्तों, तो हम आते हैं, अब देखते हैं कुछ रिबेलियन स्टेट्स थे जो इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा था, याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। जो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो रहे थे तो उस समय उनको एक फाइल साइन करनी होती थी, कह सकते हैं कागज पे साइन करना होता था, जिसे हम कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। रिबेलियन स्टेट्स कौन कौन से थे? त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। जिनमें से जूनागढ़ में तो प्लेबिसाइड, मतलब लोगों की इच्छाओं को पूछ करके, मतलब प्लेबिसाइड करके यहाँ पे जूनागढ़ को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। अब सबसे पहले स्टेट्स पे हम आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टेट भी है, हैदराबाद, ठीक है। इसके जो रूलर थे इसको हम निजाम कहते थे, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इंडिया का, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन था? ये निजाम थे, ठीक है। और इसी वजह से पाकिस्तान चाहता था कि हैदराबाद हमारे साथ शामिल हो जाए। बट अगर आप मैप उठाकर देखेंगे, अगर हैदराबाद
पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो हमें साउथ के जो स्टेट्स हैं और खुद हैदराबाद से हमें जो रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं वो बंद हो जाते और साउथ के स्टेट से जो कनेक्टिविटी थी वो खत्म हो जाती। फिर जो लोग थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पे हिंदू मेजोरिटी थी, ठीक है, और जो रूलर थे वो मुस्लिम थे। तो ये जो पीपल्स वर अगेंस्ट निजाम, निजाम के अगेंस्ट में थे, वो चाहते थे कि इंडिया में शामिल हो। फोर्सेज ऑफ निजाम, जिसे हम रजाकार्स कहते थे, जो निजाम की सेना थी उसे हम रजाकार्स कहते थे, वो इतने उपद्रव पे उतर आए थे कि जो भी हिंदू मेजोरिटी लोग वहां पे रहते थे उनकी औरतों के साथ रेप करना, लोगों को मार देना। और ये ऑर्डर किसने पास किया था? इस निजाम ने ही पास किया था, ठीक है। इसके बाद इंडियन फोर्स जाती है और वहां पे हैदराबाद को वापस इंडिया में शामिल कर लेती है और उसको साइन कराती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सितंबर 1948 में। जो दूसरा स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो मणिपुर के बारे में पढ़ने जाएंगे। यहाँ के जो राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक है, ये चाहते थे कि यहाँ राजतंत्र ही कायम रहे। वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। फिर बहुत प्रेशराइज करने पे वहां पे इलेक्शंस हुए और उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि आप ही यहाँ के राजा रहेंगे, राजतंत्र ही यहाँ पे रहेगा, बस इलेक्शन होंगे डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्ड इलेक्शंस इन जून 1948, ठीक है। और यहाँ पे पहला, आप कह सकते हैं कि पहला जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूज किया गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 18 वर्ष के ऊपर, 18 साल से ऊपर जो भी महिला हो, पुरुष हो या कोई अन्य हो, वो वोटिंग राइट्स उसको मिला था, ठीक है ना। तो मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन बाद में उसे सितंबर 1949 में मर्ज कर लिया गया मणिपुर को इंडिया में। हालांकि इसका विरोध तब भी रिपल्सन तब भी देखने को मिला था और आज भी देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे, ठीक है। ये इसमें हुआ क्या था कि जो स्टेट्स थे, ठीक है, हमारी आजादी के बाद, ठीक है, इंतरिम गवर्नमेंट। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, ठीक है। उस समय इंतरिम गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्शंस होने से पहले इंतरिम गवर्नमेंट चुन ली गई थी, जिसमें पीएम, जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता भी है कि आगे चलकर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इलेक्शंस होते हैं, फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, ठीक है। तो उस समय का जो मद्रास प्रोविंस था, उस समय जो तमिलनाडु, ठीक है, और ये आपका आंध्र प्रदेश, ये सारे जो इलाके थे, ये पूरा मद्रास प्रोविंस कहलाता था। वहां पे लैंग्वेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तो वो चाहते थे हमारे अलग अलग स्टेट्स हो और हमारा एक अलग कल्चर हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ एक बहुत ही गांधीयन विचारधारा के नेता थे पोट्टी श्रीरामा मुल्लू। ये इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में हर बार बोर्ड में ये पूछा जाता है। अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरन गांधीयन ऑन फास्ट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र रीजन, ठीक है। ये क्या किए, इन्होंने बोला कि जब तक आप स्टेट्स को अलग नहीं करेंगे तब तक हम फास्ट अंटिल डेथ, मतलब कि हम भूख हड़ताल पे चले जा रहे हैं। और वो 56 दिनों तक भूख हड़ताल थे। हालांकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने इनके भूख हड़ताल को नजरअंदाज किया और जिसके कारण 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहां के कई सारे इवन कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया। और फिर उन सबके दबाव में आकर बाद में प्रधानमंत्री जी अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन 1952। तो सबसे पहला जो अलग राज्य बना वो 1952 में बना। इसके बाद एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1953 में। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। इनकी रिपोर्ट में आया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए, अलग अलग राज्य बनने चाहिए। इस कमीशन ने ये एग्री किया। फिर जाकर 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। हालांकि उस समय क्यों नहीं बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे और बहुत हमारे जो लीडर्स थे, उनका मानना था कि अगर अलग स्टेट्स, अभी हम लोग पार्टीशन धर्म के आधार पर किए हैं, इसके बाद अगर लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के अनुसार कर देंगे
तो फिर पूरा देश जो है वो बिखर जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, और ये जो स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स बनने की ये जो प्रक्रिया थी वो आज भी चल रही है, आज भी प्रोसेस में है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने, इसके बाद हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 1966 में, फिर मेघालय, असम, मणिपुर और त्रिपुरा चारों ये 1972 में, और फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, और अभी भी बहुत सारे ऐसे, जैसे यूपी में ही अभी है कि यूपी को 4 स्टेट्स में बांटने की बातें चल रही हैं। तो हालांकि अगर आगे चल के बढ़ता है नहीं बढ़ता है ये तो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमें इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उल्टा जो हमारा कल्चर हो और भी ज्यादा इनरिच हुआ, हमारे जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो और भी तेजी के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में